पूरे यूनिवर्स में। और इस लड़ाई में अदृश्य ताकतों के बीच एक भयानक लड़ाई चल रही है। ये कॉस्मिक बैटल 14 अरब सालों से चल रही है। ये वैसा ही है जैसे स्पेस टाइम के समुद्र में दो नेवीज आपस में लड़ रही हों। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी यूनिवर्स पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने यूनिवर्स के पूरे इतिहास पर असर डाला है और ये रुकने वाले नहीं हैं। छिपी हुई ताकतें हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को निर्धारित कर रही हैं। डार्क यूनिवर्स पर्दे के पीछे मौजूद पपेट मास्टर की तरह है जो हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। इसने यूनिवर्स पर कब्जा कर लिया है और आखिरकार यही यूनिवर्स को तबाह भी करने वाला है। विज्ञान शो पेश करता है बैटल ऑफ द डार्क यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें नजर आते हैं नेब्यूलास, स्टार्स और प्लैनेट्स। ये सब विजिबल मैटर से बने हैं और जो कुछ हम देखते हैं ये कॉस्मोस का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी हिस्सा अदृश्य है, अनजाना है। वही है डार्क यूनिवर्स। हम अपने यूनिवर्स को डार्क यूनिवर्स कह सकते हैं क्योंकि हमें पता चला है कि हमारा ज्यादातर कॉस्मोस जो है वो है डार्क, यानी रात का अंधेरा नहीं। डार्क यानी वो जो लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता है, और इस डार्क का मतलब हम समझते नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सारी चीजें, हमारा शरीर, हवा, वो चेयर जिस पर आप बैठे हैं, प्लैनेट और स्टार, ये सब यूनिवर्स का 5% ही है। बाकी 95% है वो डार्क मैटर या डार्क यूनिवर्स। डार्क यूनिवर्स दो ताकतों से बना है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। एक तरह से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक दूसरे का विरोध करते हैं। डार्क मैटर में पॉजिटिव ग्रेविटी होती है जो चीजों को आपस में जोड़ती है, जबकि डार्क एनर्जी में रिपल्सिव ग्रेविटी होती है जो चीजों को अलग करती है। अगर एक वाक्य में कहना हो तो डार्क मैटर पास खींचता है जबकि डार्क एनर्जी दूर ढकेलती है। समय की शुरुआत से ये दोनों ताकतें यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए जूझ रही हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की लड़ाई हमेशा की है। डार्क मैटर चीजों को आपस में जोड़ता है जबकि डार्क एनर्जी उन्हें अलग अलग करती है। सवाल ये है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा? ये लड़ाई 13.8 अरब साल पहले शुरू हुई थी, बिग बैंग धमाके की कॉस्मिक फर्नेस में। शुरुआत में यूनिवर्स बहुत तेज रेडिएशन की बहुत गर्म बॉल की तरह था, पर अचानक ये बदलना शुरू हो गया। ये ठंडा हुआ और फैल गया। इस तरह बना हमारा रेगुलर यूनिवर्स और डार्क यूनिवर्स। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों बिग बैंग के साथ ही बन गए थे। शायद ये दोनों बिग बैंग धमाके के कुछ सेकंड के अंदर ही बन गए थे, ठीक उसी वक्त जब नॉर्मल मैटर बन रहा होगा। और जिन प्रोसेस के जरिए ये नॉर्मल मैटर बना है, हम जानते हैं कि शायद उन्हीं प्रोसेस से डार्क मैटर भी तैयार हुआ है। शुरुआती माइक्रो सेकेंड्स में यूनिवर्स मैटर और एनर्जी की एक गर्म डेंस बॉल था। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैटर एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी सीधे मैटर में बदल सकती है। रेगुलर मैटर के देखने वाले पार्टिकल से बने एटम, प्लैनेट, स्टार और हम सब, और दूसरे पार्टिकल्स जो नजर नहीं आते वही हैं डार्क मैटर। हम एस्ट्रोनॉमर्स को जिस एक रहस्य को सुलझाना है वो ये है कि हमें नहीं पता कि डार्क मैटर क्या है। ये कितना अजीब आइडिया है कि एक मैटर है जिसे आप देख नहीं सकते, जो नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग बिहेव करता है। इससे अजीब कुछ नहीं हो सकता है।
पर डार्क यूनिवर्स के कुछ क्लूज मौजूद हैं। ये क्राइम सीन जैसा है। आपको पता है कि क्राइम हुआ है, और ये क्राइम किया किसने है आपको ये नहीं पता है। हमें हिंट नजर आते हैं, सुराग नजर आते हैं, सिग्नल नजर आते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कुछ तो अजीब सा चल रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे की वजह क्या है। डार्क मैटर का एक सिग्नल है ग्रेविटी। हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख पाते क्योंकि उससे लाइट एमिट नहीं होती है, पर उसमें ग्रेविटी होती है और हमें उसके इफेक्ट्स नजर आते हैं एकदम साफ। डार्क मैटर ना तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ना एब्सॉर्ब, पर वो इसे बेंड कर देता है। लाइट सीधी लाइन में चलती है, पर ग्रेविटी इसके रास्ते को मोड़ देती है। जब लाइट गैलेक्सी से गुजरती है तो उसका रास्ता बेंड हो जाता है। दिखने वाले नॉर्मल मैटर से रास्ता इतना ज्यादा मुड़ नहीं सकता। इससे हमें सुराग मिलता है कि डार्क मैटर मौजूद है। ये जो फिनोमिनन है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और ये डार्क मैटर को कंट्रोल करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया है। तो लाइट के बेंड होने से हम मानो डार्क मैटर को देख पाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी कोई लाइट पैदा नहीं करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग से डार्क मैटर की मौजूदगी साबित हो जाती है, पर यह नहीं पता चलता कि वो किस चीज से बना है। डार्क मैटर कैसा हो सकता है, इस बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं। ये एक नॉर्मल मैटर हो सकता है जो हमें नजर नहीं आता, या कोई अजीब सा मैटर हो सकता है, किसी तरह का पार्टिकल जिसे अभी तक पहचाना नहीं जा सका। ये पार्टिकल की कोई किस्म हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या कोई क्वार्क, पर ये स्पेशल है क्योंकि ये लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता है। डार्क मैटर का एक फेवरेट पॉसिबल मॉडल है विम्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। विम्स भले ही दूसरे मैटर या लाइट से स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं करते, पर उनमें एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो संभव है कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स उनकी तरह हो सकते हैं जो बिग बैंग के दौरान बने होंगे। शुरुआती यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म और डेंस था। उसमें बहुत सारे नए पार्टिकल्स थे, दिखने वाले भी और ना दिखने वाला डार्क मैटर भी। पर एक और फोर्स भी मौजूद थी, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी बिग बैंग के समय से ही मौजूद रही है। डार्क एनर्जी हमेशा से मौजूद रही है, पता नहीं वो कितनी तादाद में थी, पर हो सकता है कि डार्क एनर्जी का एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा से मौजूद रहा हो। डार्क एनर्जी के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। अगर किसी कमरे में 10 थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स मौजूद हो और आप डार्क एनर्जी के नेचर के बारे में पूछेंगे तो आपको हर बार अलग जवाब मिलेंगे। हमें नहीं पता कि डार्क एनर्जी क्या होती है। डार्क एनर्जी के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है। डार्क एनर्जी एक ऐसी टर्म है जो दिखाती है कि कॉस्मोस किस तरह से काम करता है। इससे समझने में हमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है। हम इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हैं। यही सच है। 2017 में लाइगो और वर्गो डिटेक्टर्स ने ग्रेविटेशनल वेव्स का एक धमाका पहचाना। यूनिवर्स में ऐसी तरंगे धरती से 130 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक गैलेक्सी से आ रही थी, NGC 4993। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स आसमान के उस हिस्से की तरफ घुमा दिए। तो सारी दुनिया में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, जो जांच की जा रही थी, इसे मिलाकर हम उस घटना की एक कंप्लीट पिक्चर तैयार कर पाए। वेव्स का जो पैटर्न था उससे एस्ट्रोनॉमर्स को सिग्नल के सोर्स का पता चला। 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा रहे थे। ये एक किलर नोवा था। इस तरह का टकराव ग्रेविटेशनल लेंसिंग पैदा करता है और साथ ही बहुत ही तेज चमक भी पैदा होती है। और 130 मिलियन साल चलकर ग्रेविटेशनल वेव और लाइट या गामा रेस एक ही समय पर धरती तक पहुंची। गामा रेस ग्रेविटेशनल वेव से 1.7 सेकंड बाद आई थी। ये एक ऐसा हादसा था जिसने हमें एक झलक दिखाई कि डार्क एनर्जी क्या हो सकती है। इस रहस्यमयी डार्क एनर्जी से जुड़ी कई थ्योरीज हैं। लाइट और ग्रेविटेशनल वेव्स
अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल करती हैं और उन्हें लाखों सालों के अंतर से धरती पर आना चाहिए। डार्क एनर्जी से जुड़े तरह तरह के तमाम आइडियाज थे, पर जो आइडिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो अगस्त 2017 की ग्रेविटेशनल वेव के ऑब्जर्वेशन से जुड़ा था और सबसे सिंपल था। डार्क एनर्जी असल में क्या है, इसका एक जवाब एम्प्टी स्पेस में पाया जा सकता है। क्या ये डार्क एनर्जी का सोर्स हो सकता है? हम ये मानते थे कि स्पेस पूरी तरह से खाली है, पर अब ये समझना ज्यादा सही है कि स्पेस एक सब्सटेंस की तरह है। एक सब्सटेंस जिसमें एक अजीब एनर्जी एनर्जी होती है। स्पेस के हर छोटे से हिस्से में थोड़ी तो एनर्जी है जो इस वैक्यूम से जुड़ी हुई है। वैक्यूम एनर्जी दिखाती है कि वैक्यूम खाली नहीं है, कुछ वहां पर है। वहां एक ऐसी एनर्जी है जो एक तरह से एंटी ग्रेविटी है। शायद ये वैक्यूम एनर्जी जो ग्रेविटी को धकेलती है वही है रहस्यमयी डार्क एनर्जी, लेकिन हमें पक्का नहीं पता है। हमें पक्का नहीं पता है कि डार्क एनर्जी वैक्यूम एनर्जी है। ये एक नई तरह की एनर्जी हो सकती है जो पूरे स्पेस पर छाई हुई हो, और अब हम इसे ही मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ने ही बिग बैंग की वो इंटेंस हीट पैदा की थी। दो उल्टी ताकतें, एक पास खींचने वाली, दूसरी धकेलने वाली। पर 13.8 अरब सालों में इन्होंने यूनिवर्स के इतिहास को रूप दिया। यूनिवर्स की कहानी पर दो ताकतवर अपोजिंग फोर्सेस यानी उल्टी ताकतें छाई हुई हैं। ये है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। 13.8 अरब सालों से ये कॉस्मोस को कंट्रोल करने के लिए लड़ रही हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद हैं और उन्हें यूनिवर्स में पूरे इतिहास को आकार दिया है। हमारे यूनिवर्स डार्क फोर्सेस का एक बैलेंस है। डार्क मैटर सारी चीजों को पास लाने की कोशिश कर रहा है और डार्क एनर्जी सब चीजों को दूर ढकेल रही है। बिग बैंग के बाद शुरुआती यूनिवर्स छोटा, भयानक गर्म और भयानक डेंस था। डार्क मैटर वो फोर्स है जो चीजों को एक दूसरे के करीब लाती है। वो बहुत बढ़ गई, पर इस कंप्रेस्ड स्पेस में डार्क एनर्जी यानी चीजों को दूर ले जाने वाली फोर्स के पास काम करने की जगह नहीं थी। जब चीजें पास पास थीं, तो मैटर की डेंसिटी और रेडिएशन बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि डार्क एनर्जी का नामो निशान नहीं था। तब नॉर्मल मैटर के लिए भी हालात बड़े भयानक थे। इतनी गर्मी थी कि इंटेंस रेडिएशन विजिबल मैटर को नजदीक आकर एटम्स नहीं बनाने दे रहा था। जब कोई नॉर्मल मैटर ग्रेविटी या किसी दूसरी फोर्स के कारण आपस में जुड़ना चाहे तो ये एनर्जी उसे दूर दूर खींचती जाती है। एकदम शुरुआती यूनिवर्स में जब वो बहुत ही छोटा, ज्यादा गर्म और ज्यादा डेंस मैटर वाला था, नॉर्मल मैटर पास आने की कोशिश कर रहा था ताकि कुछ फॉर्म हो सके, पर उसे ऐसा करने नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर रेडिएशन मौजूद थी जिसने उसे पीछे धकेल दिया। आपस में जुड़ ना पाने की वजह से नॉर्मल विजिबल मैटर शुरुआती कॉस्मोस में दूर फैल गया। इस तरह पार्टिकल्स की आंधी आ गई। पर तभी डार्क मैटर यानी वो ताकतें जो चीजों को करीब लाती हैं, उसने काम शुरू कर दिया। डार्क मैटर रेडिएशन से बात नहीं करता, लाइट से भी दोस्ती नहीं है। ये जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए उसने चीजों को जोड़ना शुरू किया। रेडिएशन नॉर्मल मैटर को दूर खींच रहा था। इस तरह वो डेंस रीजन नहीं बना पा रहा था, पर फोटॉन्स तो डार्क मैटर के पार चले गए। इस तरह वो आपस में जुड़ सका और डेंस पॉकेट्स या वेल्स बना सका। डार्क मैटर ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ता चला गया और इसका मतलब यह था कि नॉर्मल मैटर डार्क मैटर के वेल्स में गिरने वाला था। समय के साथ ज्यादा से ज्यादा रेगुलर मैटर डार्क मैटर के वेल्स में गिरता चला गया। जिन इलाकों में मैटर ज्यादा था, ग्रेविटी ने उन्हें बड़ा बना दिया, और जहां कम था वो ज्यादा फैल गए। तो थोड़े से एक्स्ट्रा मैटर के छोटे छोटे पॉकेट बन गए और इनमें मैटर समय के साथ बढ़ता चला गया। डार्क मैटर के ग्रेविटी से भरे पॉकेट्स ने रेगुलर मैटर को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे इन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादल बना लिए। डार्क मैटर ने कॉस्मोस के फाउंडेशन स्टोन रखे। ये भले ही डार्क फोर्स है, पर ये बहुत ही क्रिएटिव रही हैं। और अब बिग बैंग के 18 करोड़ साल बाद एकदम सही सिचुएशन है जब डार्क मैटर के कंस्ट्रक्शन का अगला माइलस्टोन सामने आया, तारों का बनना। हम जानते हैं कि समय की शुरुआत में यूनिवर्स में स्टार्स उनकी अपनी ही ग्रेविटी की वजह से गैस क्लाउड से बने थे। पर इसमें एक दिक्कत थी। शुरुआती यूनिवर्स में हाइड्रोजन के बादल कोलैप्स नहीं हो पा रहे थे और इसका मतलब था कि स्टार्स नहीं बन पाएंगे। शुरुआती यूनिवर्स में गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा था और ये प्रेशर उसे कोलैप्स नहीं होने दे रहा था। डार्क मैटर को उस तरह का प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, तो डार्क मैटर आपस में जुड़ सकता था और एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकता था। तो यहाँ डार्क मैटर काम आया। उसने ज्यादा ग्रेविटी वाले इलाके तैयार किए। उसने हाइड्रोजन गैस को धकेला और इसके बादलों को घना और घना बनाता चला गया। इससे कोलैप्स के हालात बने और फिर बने स्टार्स। ये तभी हुआ जब डार्क मैटर की ग्रेविटी गैसेस के प्रेशर पर हावी हुई। तब गैसेस कोलैप्स हुई और उन्होंने स्टार्स बनाए। जैसे जैसे गैस ठंडी होती चली गई, वो उन वेल्स में गिरती चली गई जिन्हें डार्क मैटर ने बनाया था। ये एक तरह से स्टार्स की नर्सरी थी जहां फौरन ही स्टार्स बनने शुरू हो गए थे। डार्क मैटर ने कुछ स्टार्स के बनने में सीधी मदद भी की होगी। जब एकदम शुरुआती स्टार्स बने थे तब यूनिवर्स कुछ लाख साल का ही था। हो सकता है कि वो डार्क स्टार्स रहे हो। एक डार्क स्टार पूरी तरह से हाइड्रोजन से बना स्टार होता है, पर उसमें थोड़ा सा डार्क मैटर भी होता है जो स्टार को पावर देता है और इसकी वजह से वो बढ़ने लगता है। जब वो शुरुआत में बने तो उनका वजन सूरज के मास के बराबर था और उसके बाद वो बढ़ते चले गए, उसमें मास जमा होता चला गया और वो सूरज से कई गुना ज्यादा विशाल हो गए, उससे अरबों गुना ज्यादा चमकीले। तो देखा जाए तो इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टार्स थे। डार्क मैटर ने ग्रेविटी की ताकत दी जिससे हाइड्रोजन ने शुरुआती स्टार्स बनाए। यही स्टार्स शुरुआती गैलेक्सीज के बीच हैं। तो ये डार्क मैटर शुरुआती यूनिवर्स में आपस में जुड़ता चला गया होगा, फिर उसका साइज बढ़ गया होगा और फिर यूनिवर्स का चमकने वाला कंपोनेंट जिसे हम यूनिवर्स मानते हैं, जैसे कि स्टार्स और गैलेक्सीज, इनका बनना भी शुरू हो गया होगा। डार्क मैटर एक तरह से बीज थे। इनके बिना शुरुआती यूनिवर्स में इतना समय था ही नहीं कि गैलेक्सीज का निर्माण हो पाता। इसका मतलब ये है कि आपको और मुझे डार्क मैटर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अब डार्क मैटर ने एक बहुत ही एम्बिशियस आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने पूरे यूनिवर्स को आकार देना शुरू किया। अब तक का सबसे बड़ा ढांचा तैयार किया। यह था कॉस्मिक वेव। फिलामेंट्स का एक बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर है जिससे गैलेक्सीज बननी शुरू हुई हैं। इसे हम कॉस्मिक वेव भी कहते हैं और हम जानते हैं कि कॉस्मिक वेव ही था जिसने शुरुआती यूनिवर्स में शेप लेना शुरू किया था। हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में इस कंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट नजर आते हैं। ये यूनिवर्स की शुरुआती तस्वीर है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। इससे हम जान पाते हैं कि जब पहली गैलेक्सी बनी, ठीक उसी वक्त गैलेक्सी बनने से पहले ही मैटर किस तरह से बटा हुआ था। ये कलर्स शुरुआती यूनिवर्स के अंदर टेम्परेचर के डिफरेंस को दिखाते हैं। रेड हिस्से थोड़े ज्यादा गर्म हैं और ब्लू हिस्से थोड़े ज्यादा ठंडे हैं। जब आप कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का मैप देखते हैं तो आपको दिखाई देती हैं ठंडी और गर्म जगहें उस शुरुआती यूनिवर्स में। ये दिखाता है कि उस समय मैटर किस तरह से बटा हुआ था।
गर्म हिस्से वो रीजन है जहां थोड़ा मैटर है। आगे चलकर ये स्पेस में गैलेक्सीज के बीच का खाली हिस्सा बनेंगे जहां डार्क एनर्जी सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। ठंडे हिस्से डार्क और विजिबल मैटर के डेंस रीजन्स को दिखाते हैं। तो डेंस गैलेक्सीज और गैलेक्सीज क्लस्टर्स बाद में जाकर बने। तो कॉस्मोस ने आखिर कैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से गैलेक्टिक मेगा स्ट्रक्चर बनाया होगा? एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जैसे स्मूथ स्ट्रक्चर था तो उससे कैसे मैटर का ये उलझा हुआ फिलामेंट्री वेव बना, यानी हमारा आज का यूनिवर्स उससे कैसे बना? ये इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है, हमें नहीं लगता कि यूनिवर्स में इतना टाइम था कि अकेले मैटर की ग्रेविटी से ये बन जाता। इसका मतलब है पीछे डार्क मैटर का कोई ढांचा मौजूद रहा डार्क होगा। मैटर्स ने इन फिलामेंट्स को बनाना शुरू किया और जब यूनिवर्स काफी ठंडा हो गया तो नॉर्मल मैटर डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जमा हो सकता था और यही वो ढांचा था जिससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने होंगे। डार्क मैटर के फिलामेंट्स आपस में जुड़ गए होंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस को खींचा होगा। इस तरह फिलामेंट्स के जंक्शन पर गैस के डेंस क्लाउड बन गए होंगे, वो पॉइंट जहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा तेज होगी। धीरे धीरे एक जाना पहचाना स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया होगा। अगर कभी आपने बाहर मकड़ी का जाला देखा होगा जिस पर ओस जमी हो, ये दिखता है कि यूनिवर्स में क्या हुआ होगा। समझ लीजिए कि मकड़ी का ये जाला डार्क मैटर का स्ट्रक्चर है। ये वो सारे फिलामेंट्स है और हवा में जो मॉइस्चर है ये उसके चारों तरफ जमा होती गई होगी, जैसे नॉर्मल मैटर डार्क मैटर के वेव में आता चला गया होगा। इस तरह यूनिवर्स के ये विशाल स्ट्रक्चर बने होंगे। डार्क मैटर यूनिवर्स का मास्टर बिल्डर है जिसने इस कॉस्मिक वेव को आपस में सिल दिया होगा और यही पूरे यूनिवर्स का फ्रेमवर्क बन गया होगा। इस तरह के डार्क मैटर ने ही यूनिवर्स को उसकी शेप दी होगी, इसी ने उसे रचने का काम किया होगा। डार्क मैटर की सबसे मजेदार बात यह है कि इसके बिना हम नहीं होते। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि डार्क मैटर के बिना यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। फिलामेंट्स के जंक्शंस पर गैलेक्सीज और इनके बाद गैलेक्टिक क्लस्टर्स बने होंगे। इस तरह धीरे धीरे यूनिवर्स ने आकार लेना शुरू किया होगा। जब हम कॉस्मिक स्केल पर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये हमें स्पॉन्ज जैसा लगता है जिसमें बीच बीच में खाली जगह है और किनारे पर गैलेक्सीज भरी हुई हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर शुरुआती यूनिवर्स में डार्क मैटर ने बनाया होगा। डार्क मैटर ही वो ताकत है जिसने इतनी ग्रेविटी दी होगी जिससे शुरुआती स्ट्रक्चर के बीज पड़े होंगे और इस तरह से आगे गैलेक्सी बनी होगी। और जाहिर है कि गैलेक्सीज के बिना ना तो स्टार्स होते, ना प्लैनेट्स और ना ही हम। 9 अरब सालों से डार्क मैटर यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन किए चला जा रहा है। कॉस्मोस की इन शुरुआती लड़ाइयों में रचने वाली ये फोर्स साफ तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। थोड़े समय के लिए डार्क मैटर जीत गया, गैलेक्सीज भी बनने लगी। गैलेक्सीज के क्लस्टर समय के साथ बड़े होते चले गए। पर यूनिवर्स को तैयार करने की डार्क मैटर की कामयाबी से ही इसके नाकाम होने की तैयारी शुरू हो गई थी। जब कॉस्मिक वेव एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदलता चला गया तो फिलामेंट्स के बीच गैप बनते चले गए जिन्हें कॉस्मिक वॉइड कहते हैं। कॉस्मिक वॉइड इसलिए बनी क्योंकि यूनिवर्स के दूसरे ज्यादा डेंस रीजन ने अपने ग्रेविटेशन से मटेरियल चुराना शुरू कर दिया। इस तरह यूनिवर्स के ज्यादा डेंस पार्ट्स ने कम डेंस पार्ट्स से ज्यादा मैटर चुराना शुरू कर दिया और इस तरह वो वॉइड्स में बदल गए। और इन वॉइड्स में डार्क एनर्जी जमा होती गई। समय की शुरुआत से ये इस मौके का इंतजार कर रही थी। अब ये उस हमले की तैयारी कर रही थी जो इसे यूनिवर्स को जीतने का मौका देगा। बहुत ही शुरुआती समय में डार्क मैटर छाया हुआ था। वो बड़ा भाई था जो छोटे भाई को यहाँ वहां धकेल रहा था। पर लंबे समय में डार्क एनर्जी डार्क मैटर पर हावी होती गई और इस तरह मामला एकदम उल्टा हो गया। हम ये सोचते थे कि कॉस्मोस का भविष्य डार्क मैटर पर टिका हुआ है। पता चला कि मामला ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का भविष्य पूरी तरह से डार्क एनर्जी पर टिका हुआ है।
लंबे समय से चली आ रही डार्क मैटर की हुकूमत अब खत्म होने जा रही थी। सब कुछ तबाह करने वाली डार्क एनर्जी अब अपना दबदबा कायम करने को तैयार थी। तबाह करने वाली इस फोर्स का एक ही मकसद था, यूनिवर्स को तहस नहस करना। हमारे यूनिवर्स में एक लड़ाई चल रही थी, डार्क फोर्सेस के बीच एक जोरदार टकराव। शुरुआती 9 अरब सालों तक डार्क एनर्जी एक तरफ थी। उस समय डार्क मैटर का दबदबा चल रहा था। जब बिग बैंग से यूनिवर्स बना तो डार्क एनर्जी का कोई रोल नहीं था, कोई महत्व नहीं था। पर बिग बैंग के 14 अरब सालों बाद ये रोल पलट गए। डार्क एनर्जी एक ज्यादा ताकतवर फोर्स बनकर उभरी। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब हमें मिला 20वीं सदी के आखिर में। ये एक बहुत ही बड़ी खोज थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 1999 में साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के फैलाव को नापा। इसके नतीजे ने उन्हें हैरत में डाल दिया। उन्हें लगा था कि इस फैलाव की स्पीड कम हो रही होगी, पर पता चला कि वो तो बढ़ रही है और लगातार तेज होती चली जा रही है। इस डेटा से पता चला कि शुरुआती 9 अरब सालों तक वो धीमी पड़ी रही, पर पिछले 5 अरब सालों में वो तेज होती चली गई, और तेज और तेज और तेज। एलेक्स फिलिपेंको उस टीम का हिस्सा थे जिसने ये धमाकेदार खोज की थी। हम चौंक गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि उसका बिहेवियर ऐसा होगा। शुरुआत में हमें लगा कि या तो हमारे ऑब्जर्वेशंस में या फिर हमारे मेजरमेंट्स में कोई चूक हो गई है। मुझे तो लंबे समय तक इस पर यकीन ही नहीं हुआ। जब शुरुआती डेटा आया तो मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, पर डेटा में ये सच शामिल था। आप उससे भाग नहीं सकते। ये ठीक वैसा था कि आपने एक पत्थर उठाया, उसे छोड़ दिया और वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर चला गया। 5 अरब साल पहले गैलेक्सीज पहले की बजाय ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर जाने लगी। सवाल ये था कि ऐसा क्यों? ऐसा किस वजह से हो रहा था? एक बात तो साफ थी कि उसे कहीं से कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही थी। एक ही चीज थी जिससे ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सकती थी, एक फोर्स जिसमें रिपल्सिव ग्रेविटी हो, एक फोर्स जो चीजों को दूर ले जाती हो। एस्ट्रोनॉमर्स इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। हम जानते हैं कि ये रहस्यमय रिपल्सिव फोर्स है जो यूनिवर्स में मौजूद रही है, पर हमें ये नहीं पता कि ये है क्या। फिजिसिस्ट्स डार्क एनर्जी के बारे में भले ही एक दूसरे से सहमत ना हो, पर इस बात को सभी मानते हैं कि कहां इस रिपल्सिव फोर्स का असर सबसे ज्यादा होता है, गैलेक्सीज के बीच की जगहों में और गैलेक्सीज क्लस्टर्स में, यानी कॉस्मिक वॉइड्स में। हमारे यूनिवर्स में लोकेशन बहुत मायने रखती है। डार्क मैटर के फिलामेंट्स ने मटेरियल को पास लाया ताकि वो शुरुआती स्टार्स और गैलेक्सीज बना पाए। इनके बीच स्पेस का एक बड़ा खाली सा हिस्सा था जहां ज्यादा मटेरियल नहीं था। कॉस्मिक वॉइड्स यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीज है। ये पूरी तरह से विशाल और खाली जगह है और ये लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। यूनिवर्स का 90% हिस्सा कॉस्मिक वॉइड से बना है, पर इसमें सिर्फ 10% मैटर समाया है। ये एकदम सही जगह है जहां डार्क एनर्जी काम करती है। पहली बार डार्क एनर्जी यूनिवर्स पर अपना असर डालने वाली थी। ये वो टाइम था जब पहला कॉस्मिक वॉइड्स नजर आना शुरू हुआ था। हमारे पूरे यूनिवर्स में डार्क एनर्जी का असर नजर आता है, पर जब हम कॉस्मिक वॉइड्स को देखते हैं जो यूनिवर्स के सबसे खाली हिस्से हैं, तो वहां डार्क एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है जो चीजों को एक दूसरे से दूर धकेलती है। इसे वॉइड्स पसंद है जहां ग्रेविटी कमजोर होती है। ये वो हिस्सा है जहां बहुत कम डार्क मैटर होता है, और चूंकि यहाँ डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ डार्क एनर्जी बढ़ती जाती है और वो इन वॉइड्स को और फैलाती चली जाती है। तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन और एक्सेलरेशन इन हिस्सों में डार्क एनर्जी की वजह से होता है। डार्क एनर्जी चीजों को दूर धकेलती है। जो चीजें उसके रास्ते में आती हैं, जैसे कि कॉस्मिक वेव को ही लीजिए। डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर
दोनों उसके रास्तों में पड़ते हैं और उन्हें वो कॉस्मोस में बहुत दूर फेंक देती है। धीरे धीरे पर पक्के तौर पर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का बैलेंस बदल रहा है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत विशाल स्विमिंग पूल है और उसके नीचे पानी का एक पोखर है जिसमें थोड़ी ड्रिंक मिली हुई है। तो एक तरह से पूल में नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मौजूद है। अब आप इस पूल में और पानी डालना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक नहीं मिलाते। इस तरह से वो लगातार डाइल्यूट होती चली जाती है और आखिरकार आपके स्विमिंग पूल में पूरी तरह से पानी भर जाता है। पर इसमें थोड़ी सी ड्रिंक भी मिली हुई है। ये उतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं हुई ना, ये तो पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल हुआ। डार्क एनर्जी के साथ ठीक यही हो रहा है। शुरुआत में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का मिक्सचर बराबर था, पर आगे चलकर डार्क एनर्जी बढ़ती चली गई और ये हुआ कि डार्क मैटर एकदम खत्म हो गया। डार्क एनर्जी की ताकत को रोका नहीं जा सकता। विशाल कॉस्मिक वॉइड्स की वजह से इसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। डार्क एनर्जी बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कम डार्क एनर्जी मौजूद है जिसके धकेलने की ताकत कमजोर है, जिसे क्यूबिक सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। पर यूनिवर्स तो बहुत विशाल है, स्पेस तो बहुत बड़ा है, तो सब मिलाकर ये छोटा अमाउंट बढ़ जाता है और एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। और जब हम पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो उस पर इस डार्क एनर्जी का दबदबा कायम है। पर ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। बिग बैंग के बाद डार्क मैटर का दबदबा शुरुआती 9 अरब साल तक रहा। इसके बाद 5 अरब साल पहले एनर्जी का असर बढ़ना शुरू हो गया। इससे यूनिवर्स का फैलाव और तेजी से होने लगा और वॉइड्स की खाली जगहें तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड होता है, डार्क एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है क्योंकि स्पेस बड़ा हो गया है। तो स्पेस के फैलाव के साथ ये एनर्जी खुद को बढ़ाती चली जाती है। डार्क एनर्जी का तरीका बहुत ही चतुराई से भरा है। ये स्पेस को फैलाते चला जाता है। जब वो दुगना बड़ा हो जाता है तो डार्क एनर्जी भी उसके साथ दुगनी बड़ी हो जाती है। डार्क एनर्जी धकेलने का काम लगातार जारी रखे हुए है। इस वजह से वॉइड्स की खाली जगह लगातार फैलती चली जा रही है। जैसे जैसे डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स फैल रहा है, वैसे ही ज्यादा डार्क एनर्जी बनती चली जा रही है। डार्क मैटर की तुलना में डार्क एनर्जी का दबदबा बढ़ रहा है। वो हमेशा से थी, पर बाद में उसका दबदबा बढ़ता चला गया। आखिरकार इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई कि यूनिवर्स के फैलाव को उसने सुपर चार्ज कर दिया। ये एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है। यूनिवर्स लगातार बड़ा होता चला जा रहा है और इसके पीछे है धकेलने वाली ताकत यानी डार्क एनर्जी। और यूनिवर्स के लिए ये एक बहुत बुरी बात बन सकती है। अगर यही हाल रहा तो डार्क एनर्जीज यूनिवर्स को तबाह कर देगी। अगर वो इसी तरह ताकतवर होती चली गई तो वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में चीर फाड़ मचा देगी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पिछले 13.8 सालों से एक दूसरे से लड़ रहे थे। पहले 9 अरब सालों तक डार्क मैटर का दबदबा रहा। डार्क मैटर से पॉजिटिव ग्रेविटी निकलती है, पर सब चीजों को पास लाने की वजह से जो नतीजा आया वो खतरनाक था। अगर यूनिवर्स पर पूरी तरह मैटर का दबदबा रहता तो आखिरकार फैलाव धीमा पड़ जाता और फिर रुक भी जाता, फिर ये पलट जाता और खत्म हो जाता। अब एक स्मॉल डेंस स्टेट बन जाती जैसी शुरुआत में थी। इस घटना को हम बिग क्रंच कहते हैं। बिग क्रंच के दौरान ग्रेविटी कॉस्मोस में तहलका मचा देगी। गैलेक्सीज एक दूसरे की ओर खिंचेंगी। स्टार्स और प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे। यूनिवर्स कोलैप्स होकर सुपर डेंस मैटर और एनर्जी की धधकती हुई भट्टी बन जाएगा। शुक्र है कि ऐसा शायद कभी नहीं होगा। अब साइंटिस्ट्स का कहना है कि कभी ऐसा बिग क्रंच नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्स में डार्क एनर्जी बड़ी तादाद में है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को दूसरी दिशा में ले जा रही है। वो करवा रही है जो वो नहीं करना चाहता। वो यूनिवर्स के फैलाव की रफ्तार को बढ़ा रही है। जैसे जैसे डार्क एनर्जी मजबूत होती जाएगी वो इस फैलाव की स्पीड को और बढ़ाती जाएगी। डार्क एनर्जी की मौजूदगी एक तरह से किसी गैस टैंक में एक
हाई ऑक्टेन एडिटिव मिला देने जैसी है, जिससे कार सिर्फ चलती ही नहीं है बल्कि वो बूस्ट हो जाती है। हमारे यूनिवर्स के साथ भी यही हो रहा है। अगर ये सही है तो सुपरचार्ज्ड एक्सपेंशन अगले कुछ अरब सालों तक जारी रहेगा। डार्क एनर्जी की रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और इस भयानक ताकत की एक कीमत भी चुकानी होगी। मुझे 3 सबसे खतरनाक डूम्सडे वेपन्स पता है। एक है गैलेक्टस का अल्टीमेट नलिफायर, दूसरा है थैनोस जैसे किसी कैरेक्टर के पास इन्फिनिटी स्टोन, पर ये दोनों काल्पनिक हैं। पर असली खतरा है डार्क एनर्जी से। ये सही मायनों में यूनिवर्स को तबाह कर सकती है। डार्क एनर्जी के जरिए जो फैलाव चल रहा है उसकी यूनिवर्स को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ऐसा हमेशा चलता रहा तो यूनिवर्स का क्या भविष्य होगा ये पता करना मुश्किल नहीं है। अगर ये एक्सपैंड होता रहा, एक्सेलरेट करता रहा, तो सब चीजें एक दूसरे से दूर दूर होती चली जाएंगी और यूनिवर्स खाली बन जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, बस रह जाएगा खाली ठंडा स्पेस हमेशा के लिए। डार्क एनर्जी आखिरकार डार्क मैटर के साथ चल रही इस लंबी लड़ाई को जीत लेगी, पर इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। फ्यूचर यूनिवर्स ठंडा, अंधेरे से घिरा और खाली होगा। आखिरकार ये इतना ठंडा हो जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक ठंडा स्पेस जो ज्यादा अंधेरे वाला और ठंडा बनता जाएगा। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हालांकि शुरुआत एक धमाके से हुई थी, पर इसका अंत धीमा होगा। यूनिवर्स खत्म हो जाएगा डार्क एनर्जी की वजह से। यूनिवर्स एक ठंडे इलाके में बदलकर खत्म हो जाएगा। गैलेक्सीज बहुत दूर दूर चली जाएंगी, मानो अंधेरे के समुद्र में वो दूर दूर बने आइलैंड्स हो। धीरे धीरे गैलेक्सीज भी खत्म हो जाएंगी, स्टार्स बनने बंद हो जाएंगे और यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। या ना भी हो। एक और भयानक घटना हो सकती है। डार्क एनर्जी की ताकत लगातार बढ़ती चली जा सकती है। ये हो सकता है कि डार्क एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो खुद को और बड़ा करती चली जाए और यूनिवर्स को बड़ा करती चली जाए। हम इस प्रोसेस को फैंटम डार्क एनर्जी कहते हैं। फैंटम एनर्जी असल में ज्यादा ताकतवर डार्क एनर्जी है। ये खाली जगहों में बेहिसाब तेजी से मल्टीप्लाई होती है, जिससे यूनिवर्स का फैब्रिक तहस नहस हो जाता है। इस प्रक्रिया को बिग रिप कहते हैं। डार्क एनर्जी बहुत ही अजीब होती है। बस जरा कल्पना कीजिए कि टाइम के साथ इसकी तादाद लगातार बढ़ती चली जाए। इसे कहते हैं फैंटम एनर्जी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये सब कुछ तहस नहस कर देगी, यहाँ तक कि ब्लैक होल्स को भी। ये गैलेक्सीज को खत्म करना शुरू कर देगी, सोलर सिस्टम्स को तबाह कर देगी, लोगों को खत्म कर देगी, एटम्स को तबाह कर देगी और न्यूक्लियाई भी नहीं बचने वाला। और आखिरकार स्पेस ही खुद को चीर डालेगी। यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पर शायद बिग रिप सभी चीजों को खत्म नहीं कर पाएगी। नॉर्मल मैटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, डार्क मैटर भी नहीं बचेगा, और जब कुछ भी जीतने को नहीं बचेगा तब फैंटम एनर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल क्रिएटर बनकर करेगी। वो पुनर्जन्म को शुरू कर देगी। आखिरकार जब फैंटम एनर्जी की वजह से सब खत्म होकर खाली जगह बन जाएगी तो यूनिवर्स उल्टी दिशा में जाकर फिर से कोलैप्स हो जाएगा और फिर एक के बाद एक बाउंसेस होंगे। इन्हें हम फैंटम बाउंस कह सकते हैं। इस फैंटम बाउंस से डेड यूनिवर्स में बची सारी एनर्जी कोलैप्स हो जाएगी। आखिरकार ये और ज्यादा गर्म होता चला जाएगा, ज्यादा डेंस होता जाएगा और फिर ये भयानक इन्फर्नो एक बार फिर से एक खतरनाक बिग बैंग करवाएगा और ये सिलसिला हमेशा हमेशा चलता रहेगा। ये दूर धकेलने वाली और तबाह करने वाली डार्क एनर्जी एक ऐसी फोर्स बन जाएगी जो यूनिवर्स को रिसाइकिल करती रहेगी। हमारे यूनिवर्स की आखिरी स्टेज एक और साइकिल की तरफ जाएगी जहां एक नया बिग बैंग एक नई शुरुआत लेकर आएगा।
तो आखिरकार डार्क एनर्जी भले ही कॉस्मोस को खत्म कर देगी, पर ये एक नया कॉस्मोस भी बना सकती है। डार्क एनर्जी मिस्टीरियस है, हम इससे अनजान हैं। डार्क एनर्जी वही करेगी जो वो करना चाहती है। शायद डार्क एनर्जी चली जाएगी, हो सकता है कि उसकी ताकत कम होती चली जाए और वो नए मैटर और रेडिएशन की बाढ़ में बह जाए। हो सकता है कि डार्क मैटर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, हमें नहीं पता। फिलहाल तो हम मानते हैं कि डार्क एनर्जी यूनिवर्स का भविष्य तय करेगी, पर हमारे सारे सबूत अटकलें भर हैं। अगर हमारी बात गलत निकली तो? अगर डार्क यूनिवर्स है ही नहीं तो? हो सकता है कि डार्क एनर्जी जैसा कुछ हो ही नहीं, या कोई और ताकत हो जो यूनिवर्स को चीर हो रही। सकता है कि हम पूरी तरह गलत हों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। हो सकता है कि ये हो ही ना। हो सकता है कि कल हमें पता चले कि हमारी समझ इनके बारे में पूरी तरह से गलत थी। यानी यहाँ कुछ भी पक्का नहीं है। एक अटकल और है, हो सकता है कि अपने जवाबों की तलाश हम एकदम गलत जगह पर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्सेस हो जो बाहर की तरफ खींच रहे हो, हमारे यूनिवर्स को खींच रहे हो, ये भी हो सकता है। पर इस समय ज्यादातर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये मानते हैं कि डार्क एनर्जी सचमुच है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस का सही एक्सप्लेनेशन इसी से मिल रहा है। कोई भी नहीं जानता कि डार्क एनर्जी किस चीज से बनी है। शायद इसका जवाब अतीत में छिपा है। डार्क एनर्जी की इस वक्त जो सबसे अच्छी थ्योरी है वो सबसे आसान है और सबसे पुरानी भी। उसके मुताबिक ये है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का आइडिया सन 1917 में दिया था। उन्होंने कहा था कि स्पेस की एक एनर्जी है जो यूनिवर्स के फैलने पर असर डाल सकती है। जब एडविन हबल ने साबित कर दिया कि यूनिवर्स फैल रहा है, तो आइंस्टाइन को लगा कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उनकी सबसे बड़ी गलती है। पर ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यूनिवर्स के फैलने की स्पीड बढ़ रही है और इससे आइंस्टाइन की बात सही साबित हो गई। हमने इस आइडिया को दोबारा जिंदा किया है। तो जिसे आइंस्टाइन अपनी सबसे बड़ी गलती मानते रहे, असल में वो उनकी सबसे बड़ी थ्योरी थी। पर डार्क यूनिवर्स के असली नेचर को समझने के लिए हमें ग्रेविटी के अपने कॉन्सेप्ट के बारे में दोबारा सोचना होगा। जब आप डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझने की कोशिश करते हैं तो इस बात के चांस हैं कि ग्रेविटी की हमारी फंडामेंटल थ्योरीज ही गलत साबित हो जाएं, जनरल रिलेटिविटी भी गलत साबित हो जाए। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दिखाती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, कैसे स्टार्स गैलेक्सीज का चक्कर काटते हैं और कैसे प्लैनेट स्टार्स का चक्कर लगाते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इस थ्योरी में बदलाव करके हम डार्क यूनिवर्स को समझ सकते हैं। इस बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज होती है। आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज है जो डार्क मैटर की तरह बिहेव करती है। मिसाल के लिए, अगर आप थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को बदलें तो आपको डार्क मैटर का बिहेवियर समझ में आने लगेगा। लेकिन आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरीज को बदल पाने में कामयाब होना एक बड़ा चैलेंज है। आइंस्टाइन्स की इक्वेशंस बहुत ही शानदार हैं। आप उनकी किसी भी चीज में बदलाव करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। कई दशकों से थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स आइंस्टाइन की इक्वेशंस पर विचार करते आ रहे हैं। वो उनके जरिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझाने या उन्हें रिजेक्ट करने में लगे हैं, पर कोई कामयाब नहीं हुआ। डार्क यूनिवर्स डटा हुआ है। मेरे ख्याल से हमने अब तक जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उनसे साफ है कि डार्क मैटर मौजूद है, वो हकीकत है, और इसी तरह डार्क एनर्जी भी हकीकत है, तो हम इनकार नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि डार्क एनर्जी हकीकत है, पर कभी कभी रात में मैं चीखते हुए अचानक उठ जाता हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा हिसाब ही गलत हो और आज से 200 साल बाद हमारी ही पीढ़ियां हम पर हंसती हुई नजर आए। अब तक हमारे ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच की लड़ाई ने ही यूनिवर्स को आकार दिया है। डार्क मैटर अतीत में हावी रहा है,
उसने गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बनाए। डार्क एनर्जी भविष्य को दिखाती है, ये आगे चलकर यूनिवर्स को ही तबाह कर देगी। आप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को सीधे देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हमारे यूनिवर्स के बनने में कोई बड़ा योगदान नहीं रहा है। डार्क यूनिवर्स की शुरुआत में भी था। उसने इसे शेप दिया, उसने ऐसे हालात बनाए कि हम इंसान विकास कर पाए, और इसने यूनिवर्स पर कब्जा जमाया, और आखिरकार ये यूनिवर्स को तबाह भी कर सकता है। भले ही हमारे यूनिवर्स पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच की लड़ाई का गहरा असर पड़ा है, पर इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्रिएटिव रहा है और हम सबको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। डार्क मैटर इस नाम से लगता है जैसे ये कोई बुरी चीज है, ये ठीक नहीं है, पर पता चलता है कि डार्क मैटर तो हमारी दोस्त रही है। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो हम भी नहीं होते। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि हम इसे डार्क यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि अब हम इसे समझने लगे कि आखिर यूनिवर्स बना कैसे होगा, कैसे यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स बने होंगे। इस डार्क यूनिवर्स के बिना हम दुनिया में होते तक नहीं। तो ये डार्क नहीं है क्योंकि इसी से हमारा वजूद है।